Good morning, students. How are you? Today we are starting our remaining content of the history that is related to the three orders. Chapter number 6 of history, and in this content we will clear about the how the England was formed. And the previous video we have cleared that is the France. How did France was come in the existence after the break of Roman Empire. So on that time there was a three orders we can see, but now in the England we will see about the three orders was already here, but after that one more another level, that is the town and the town peoples. So we will clear one by one all of these four segments that is related to the England. So how the English come to existence and how England make a bigger industrial city in the world. So let us one by one we will start. So first of all we will start how to England come to existence. So as per I have tell you that is the England have four orders. Okay, so we have clear three orders. So there are one more orders. So first of all three orders, that is the king. First is the king, second is the nobles, and third is the peasants. And apart this there is a one another, और that is the कि कौन सा है जो इन तीनों के अलावा एक नया बन करके आया है, और वो था न्यू टाउन्स. सो इस तरीके से एक चार वर्ग की हम यहाँ पर शुरुआत देखेंगे इंग्लैंड में कि हाउ द फोर क्लासेस कम इन द इंग्लैंड. सो किंग्स, कैसे ये किंग्स का सिनेरियो हम देखते हैं कि कैसे ये किंग्स अस्तित्व में आए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्यूडलिज्म डेवलप्ड. यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्यूडलिज्म है कब डेवलप हुआ है इंग्लैंड में? डेवलप्ड इन इंग्लैंड 11th century. क्लियर? सो ये दिस सेंचुरी यानी 11th century इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंचुरी फॉर द इंग्लैंड. In this century, the two persons, that is the angels and first is the named person, that is the Saxons. ये two persons के नेम है जो कि कहां से आए थे? सेंट्रल यूरोप से आए थे. सेंट्रल यूरोप से इंग्लैंड आए थे. Okay, they come to the Central Europe from the England, and after that the country's name England, और इसी के नाम पर ही इंग्लैंड नाम पड़ा है. इंग्लैंड नेम किसके नेम पर पाया है? एंजल्स के नेम पर इंग्लैंड नेम पड़ा है. ये याद रखना. इन द 11th century the William Duke of the in the 11th century William the Duke of Normandy crossed the English Channel with the army, defeated the Saxon king of England. फिर एक और पर्सन है, दैट इज द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जिसने किसके साथ बैटल किया है? सैक्सनी के साथ बैटल किया है, और इस बैटल में सैक्सनी की डिफीट हुई है. डिफीट हो गई, और इस तरीके से जो इंग्लैंड का एरिया है वो किसके पास चला गया? ड्यूक नॉर्मैंडी. आप जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था कि ड्यूक्स ने इंग्लैंड को डेवलप किया है, और जो इसका नाम पड़ा है वो एंजल्स के नाम पर हुआ है. सो फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन द बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट टेरिटरी द ट्रेड. सो इस तरीके से जो फ्रांस है और इंग्लैंड है वो टेरिटरी के लिए हमेशा से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक वे रहे हैं. नाउ विलियम फर्स्ट, इट इज नॉट आई, इट इज अ विलियम फर्स्ट. कि विलियम फर्स्ट ने क्या किया है? देखिए कि जो विलियम फर्स्ट है अब वहां पर वो क्या बन गया है? बहुत सारी लैंड का ओनर. क्लियर? यानी कि एक तरीके से बहुत सारी लैंड का ओनर बन गया. उसने क्या करा? लैंड मैप की है, डिस्ट्रीब्यूटेड की है, एंड द सेक्शन इनटू 180 नॉर्मल्स. 180 नॉर्मल्स डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर?
तो जो ड्यूक का किंग था विलियम फर्स्ट, वो वहां की पूरी जमीन का ओनर बन गया है इंग्लैंड में। एंड आफ्टर दैट उसने जो कंप्लीट लैंड है 180 नॉर्मन नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नोबल्स इन द सेंस लैंड ओनर बन गए, लैंड ओनर नोबल्स, जो कि सेकेंड क्लास थे। क्लियर। अब देखिए जो नोबल्स थे इनके लिए क्या जरूरी था, इनको नाइट की सर्विस देना जरूरी था। ओके, किसको, अपने किंग को नाइट की सर्विस देना जरूरी था। तो उन्होंने क्या कर लिया कि दे स्टार्ट टू बिगिन द गिफ्ट सम फॉर द ऑन लैंड एंड नाइट टू बी वुड सर्व देम जस्ट दे टर्न सर्व एज टू एक्शन। यानी कि अब जो नाइट्स थे वो नोबल में से ही बनाए गए। अब नोबल्स भी एक्सपेक्ट करने लगे कि नाइट्स भी हमारे लिए वैसे ही काम करें जैसे हम किंग के लिए काम करते हैं। सो इट इज अ ग्रेटेस्ट चेंज टाइम ऑन दैट एरा। सो आफ्टर दैट कि they could not however use their knights for private warfare। इन नाइट्स को जो ये लैंड ऑनर्स थे यानी कि जो नोबल्स थे, ये अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं ले सकते थे, अपना पर्सनल यूज नहीं कर सकते थे, केवल ये किंग की सर्विस ही करते थे नाइट्स। ओके, तो यहाँ हमें ये चीज याद रखनी है। ओके, दिस सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंग्लैंड में ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आया। And what is the change? That is the social and the economic relation. Some factors which affected social और economic। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिन्होंने सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को इफेक्ट किया है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें सबसे पहला है द एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट एनवायरमेंट ने कैसे इफेक्ट किया, देखिए कि 10th to 5th to 10th century जब मोस्ट ऑफ यूरोप कवर्ड अ वास्ट फॉरेस्ट। जो एरिया था पहला कैसा था, वास्ट फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा जंगल का एरिया था। सो एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड, एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड, एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हो सकती थी। और उसके अलावा क्या था कि जो कंडीशन थी कुड फ्री फॉर द ऑपरेशन टेक रिफ्यूज द फॉरेस्ट बिकॉज द इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट स्प्रेड। इसके अलावा वहां पर बहुत ज्यादा इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट, इसके अलावा वहां पर जो क्लाइमेट थी वो बहुत ज्यादा कोल्ड थी, तो वहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था। बिकॉज हम जानते हैं कि ज्यादा ठंड होती है तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। एंड देन क्या हुआ कि इन 11th सेंचुरी यानी कि 11th सेंचुरी में क्या हुआ, देखिए 11th सेंचुरी में एकदम से वार्म टेम्परेचर हो गया, एनहेंस द वार्म टेम्परेचर, यानी कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया। अब इस एवरेज टेम्परेचर में क्या इंक्रीज होना पॉसिबल हो गया कि दे इफेक्ट द एग्रीकल्चर। क्लियर। 11th सेंचुरी में तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच सेंचुरी द टेम्परेचर हैव चेंज इन द इंग्लैंड। इंग्लैंड का टेम्परेचर कब चेंज हुआ है, 11th सेंचुरी में, यानी कि यूरोप एंटर द वार्म फेजेस, यूरोप की हवाएं गर्म होने लगी एंड एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यानी कि धीरे धीरे टेम्परेचर गर्म होने लग गया। विच हैड टू द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, जिसने एग्रीकल्चर को इफेक्ट किया। नाउ हैड टू द लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड टू द सॉइल न्यू लेस सब्जेक्ट टू फॉरेस्ट कुड बी मोर इजीली प्लॉट, यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा वहां पर हल चलाया जा सकता। एनवायरमेंटल हिस्टोरियन हैव नोटेड दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिकॉर्डिंग फॉर द फॉरेस्ट। तो इससे क्या हो गया, इससे धीरे धीरे एग्रीकल्चर was increased, एग्रीकल्चर इंक्रीज हो गया। क्लियर। क्यों हो गया, क्योंकि अब जो क्लाइमेट थी, जो वेदर था, अब डे बाय डे चेंज होने लग गया था। एंड अपार्ट दिस
क्या था, could more easily plod, could more easily, यानी कभी अब ये क्या आसान हो गया, easily plod, यानी हल चलाना अब आसान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक एनवायरमेंट चेंज हो गया वहां पर। सेकंड चेंज क्या आया है, लैंड यूज। सेकंड चेंज, सो व्हाट इज द सेकंड चेंज, सेकंड चेंज इन द सेंस कि द एग्रीकल्चर में जो था बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हो जाती थी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज वेरी प्रिमिटिव, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी। नो मैकेनिकल अवेलेबल, कोई भी ऐसा मैकेनिकल सिस्टम अवेलेबल नहीं था जिससे कुछ ज्यादा इन्वेंस किया जाए, क्योंकि एक वुडन प्लो था जिससे और एक ऑक्सन था यानी बैलों का जोड़ा था, उससे ही खेत को जोता जाता था। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड लेबर वाला काम था, यानी कि फील्ड वर्ल्ड डग बाय द हैंड, यानी कि जो भूमि थी यानी जमीन थी उसको हाथों से जोता जाता था। ओवर वंस इन अ 4 years, यानी कि 4 साल में एक बार तो हाथ से करना ही पड़ता था। एंड एनॉर्मस मैनुअल लेबर भी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायर्ड भी हुई थी। सो दिस इज अ वेरी अनइफेक्टिव मेथड, इनइफेक्टिव मेथड। क्या था, इनइफेक्टिव मेथड, बहुत ही अप्रभावशाली तरीका था, क्योंकि हाथ से कोई खेतों को जोता जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इतने लंबे लंबे खेत होते थे तो उनको पॉसिबल ही नहीं था। तो क्या था कि लैंड को डिवाइड किया जाता था, वॉन्ट विल बाय ऑटोनम विद द विंटर। अब देखिए इसको ये इस तरीके से जोतते थे, यानी कि सपोज दिस इज द पीस ऑफ लैंड, सो दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 parts, सो दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 parts। दिस वर्ड इज फॉर द एग्रीकल्चर, यानी कि इस पार्ट को क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर छोड़ते थे। एंड अदर फेल्ट वाज द लेफ्ट फॉलो, और इसको क्या करते थे, लेफ्ट छोड़ते थे। लेफ्ट मतलब खाली छोड़ देना, क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम रेगुलर एग्रीकल्चर करते हैं किसी पार्ट पर, तो वो भूमि को यानी लैंड को, उसकी जो फर्टाइल कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, तो उसको लेफ्ट छोड़ देते थे। तो कुछ क्रॉप्स लाइक राई होती है ना, राई वॉज प्लांटेड एज अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि कुछ राई भी वहां पर बोई जाती थी। वाइल द अदर हाफ पुट ऑफ फॉलो, यानी कि आधे पर हमने क्या बो दी है, राई बो दी है, और आधे को हमने खाली छोड़ दिया है। इधर हमने गेहूं बो दिया है तो आधा का हम यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिया, यानी अगले साल यहाँ पर एग्रीकल्चर कर दिया है तो इसको लेफ्ट छोड़ दिया है। तो नहीं कि हाफ पार्ट ही यूज हो पाता था, तो लैंड का यूज नहीं था, क्लियर। अब इससे क्या होगा कि जो धीरे धीरे विद दिस सिस्टम द सॉइल स्लोली डिस्ट्रॉयटेड एंड द फेमाइन्स वर नॉट अनकॉमन। द क्रॉनिक malnutrition alternate with the disadvantage, life was difficult for the poor। और ऐसे में जो पुअर्स की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, यानी कि उनके पास प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न्स नहीं थे। सो डिस्पाइट दिस हार्डशिप द लोड्स एंड एक्सेस टू मैक्सिमम लेबर इनकम। अब उन्होंने क्या सोचा कि मैक्सिमम लेबर इनकम के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो लैंड ऑनर के पास था, यानी कि जो लैंड ऑनर है उसने क्या करा, पीजेंट्स को अपनी फार्म में लैंड की कल्टीवेशन के लिए इनवाइट करना शुरू कर दिया। तो अब उनको फोर्स टू द लेबर, यानी कि फोर्स के लिए फोर्सफुली उस पर लेबर कराया जाने लगा, जबकि वो उस काम से खुश नहीं थे। कि सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है लैंड ऑनर का, और उस पर वो क्या कर रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं उनसे एग्रीकल्चर का काम करवा रहे हैं, और एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं यानी पीजेंट्स हैं वो उसको कर नहीं रहे हैं। दे वांट टू वेरी फोर्स टू द ब्रिंग अंडर द कल्टीवेशन द लैंड, यानी कि जबरदस्ती उनसे लेबर कराया जा रहा है। सो द पीजेंट डिड नॉट गो क्विकली टू ऑपरेशन, और बेचारे पीजेंट्स भी उसको ऑपरेट नहीं कर रहे, यानी उसका विरोध नहीं कर पा रहे। सिंस स्पेंड मोर देन टाइम द कल्टीवेशन ऑन देयर फील्ड, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने ही फील्ड में कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। दे रिस्टोर पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि उन्होंने
बहुत ज्यादा मात्रा में अपने आप को एक्टिव करना शुरू कर दिया था. सो दिस स्पेंट मोर their field. They kept much of the product of their labor in themselves. They also avoid the performing of extra service. उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस को अवॉइड करना शुरू कर दिया. तो यहाँ से दोनों के बीच फिर क्या शुरू हो गए थे, एक कॉन्फ्लिक्ट. किसके बीच, लैंड ऑनर और पीजेंट्स के बीच. क्यों शुरू हो गए थे, क्योंकि जो लैंड ऑनर था वो क्या चाह रहा था कि मेरी जो फार्म है उसके ऊपर पीजेंट्स ज्यादा से ज्यादा काम करें, बट पीजेंट्स कह रहे थे कि हमें कुछ मिलता है नहीं रहा तो हम जबरदस्ती काम क्यों करें. सो दैट इज चेंज इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स. आफ्टर दैट क्या हुआ, देखिए एक बहुत ऐसी स्टोरी है कि जो आज हम देखते हैं इंग्लैंड बहुत डेवलप्ड सिटी है, तो ये कैसे डेवलप हुआ है. ये इतने ही ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से ये डेवलप हुआ है. अभी तक तो हम 11वीं सेंचुरी में चल रहे हैं, आज की सेंचुरी देखें तो बहुत ज्यादा मोस्ट एंड डेवलप्ड है. तीसरा आया है द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. क्या न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई है, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर होगा कि राइट अबाउट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड. क्लियर कि इंग्लैंड में किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं. कि the several technical changes instead the basic wooden plow, cultivators began to using heavy iron tipped plow with the mold boards. Clear? सबसे पहला क्या चेंज आया है, जो आयरन टिप्ड के प्लम्स आए हैं, हल आ गए हैं. पहले वो क्या थे, लकड़ी के होते थे, अब वो आयरन के आ गए, जिससे क्या हो गया, उनको इजी हो गया ज्यादा गहराई में गड्ढा खोदना. द प्लो कुड डिग मच डीपर एंड द मोल्ड बेड टर्न इनटू द टॉप सॉइल प्रॉपरली. यानी टॉप सॉइल को प्रॉपरली अच्छे से डीप किया जा सकता था. डीप डिगिंग यानी किसी चीज को गहराई से खोदना. फॉर द डीप डिग. क्लियर, गहराई से खोदने के लिए वो अच्छे से यूज होने लग गया. सेकेंड इन द सेंस कि जो द एनिमल्स विच इज यूज फॉर द प्लो, यानी प्लो के लिए जो एनिमल्स यूज होते थे, यानी हार्नेसिंग जिसको हम कहते हैं, द मेथड ऑफ हार्नेसिंग. सेकेंड चेंज इन द मेथड ऑफ हार्नेसिंग यानी कि हल जोतना जिसको हम कहते हैं, हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लो इम्प्रूव. कैसे इम्प्रूव हुआ कि जो पहले इंस्टीड अ नेक हार्नेस द शोल्डर हार्नेस कम टू यूज. द नेक हार्नेस की जगह क्या आ गया, शोल्डर यानी कि कंधों पे बांधना. शोल्डर यानी कंधा. किस तरीके से, जैसे बैलों के गले में बांधा जाता था, बाद में वो शोल्डर्स पर आने लग गया. ठीक है, कंधों पर यूज होने लग गया. इसको कहते हैं शोल्डर हार्नेस. क्लियर. तो उससे जो एनिमल्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है. कैपेसिटी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में अब पुश कर रहा है, यानी अपनी ओर उसको खींच सकता है. ठीक है. इसके अलावा यूज हुआ है द यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी. इसके अलावा हॉर्स में भी है कि जो हॉर्स होते थे, द हॉर्स वाज न्यू बेटर शॉट विद द आयरन हॉर्स शूज. नाउ हॉर्स हैव had iron horse shoes. यानी कि जो घोड़े के पैरों में जो होता है, अब वो लोहे के लगने लगे, जिससे उनकी कैपेसिटी हो गई, जिससे उनकी
डिके होने से बच गया। फुट डिके होते हैं ना, जिससे पैर धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, वो भी कम होने लग गया। इसके अलावा द यूज ऑफ विंड और वाटर एनर्जी फॉर द एग्रीकल्चर, यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, और विंड और वाटर एनर्जी भी यूज की जाने लगी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये इससे सारा क्या हुआ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई है, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एंड द मोर वाटर पावर एंड द विंड मिल्स वर सेट अप ऑल ओवर द यूरोप फॉर पर्पस द लाइक माइनिंग बाय द मिलिंग ऑफ द प्रोसेसिंग ग्रेप्स। क्लियर। इसके अलावा एक और चेंज आया है, दैट इज द टू फील्ड टू अ थ्री फील्ड सिस्टम। change in two field to three field, यानी कि अब वो जो जमीन जिस पर अभी मैंने आपको बताया था कि इसके 2 पोर्शन करते हैं, अब उनको उसने 3 पोर्शंस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट कि इन दिस पीजेंट हैव 2 years out of 3 if they planted with one more crop autumn and the different crop of spring in the year and a half later, that is farmers could break their holding into these 3 fields, यानी कि इस 3 fields में किसी को वो होल्ड कर सकता है। they plant one with the wheat and rye and autumn for the human consumption, second could be using for the spring in rice, peas, beans, the lentils for the use, and the oats and barley for the horses. The third field left, उसको थर्ड को खाली छोड़ सकता था। Each year they rotated or use among the 3 fields, यानी कि सपोज इसको इस बार लेफ्ट कर दिया, यहाँ पर इन्होंने बीट कर दिया, यहाँ पर पीस की क्रॉप ग्रो दी। ठीक है, सपोज 6 months में इसको ये कर दिया, उसके बाद ये खाली छोड़ दिया, फिर यहाँ पर उन्होंने कोई और क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दी। आफ्टर देन यहाँ पर राई आ गई, या यहाँ पर इन्होंने पीस की क्रॉप को ग्रो कर दिया, इस हिस्से को लेफ्ट छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, एक रोटेशन चलने लग गया। तो इससे क्या होगा, इस चेंजेस से जो उनका है वो इम्प्रूव हो गया फूड प्रोडक्शन। सो all had change in फूड प्रोडक्शन, यानी अब इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा नो डाउट, कि जो पहले 2 times होता था अब उसको वो 3 times में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 1 by 1 एवरी टाइम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, और वो क्रॉप फॉर द एनिमल्स, वो क्रॉप फॉर द अदर पर्पज भी यूज होने लग गई है। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए क्या हुआ है कि कुछ ऐसी क्रॉप्स जो किसके लिए थी, जो प्लांट्स लाइक अ पीस और बीन्स जो क्रॉप्स हुआ करती थी, वेजिटेबल जो कि प्रोटीन्स की एक सबसे अच्छी डाइट थी, द बेटर सोर्स ऑफ द फोल्डर फॉर द एनिमल्स, पीस एंड द बीन्स। बटर और सेब, ये क्या है, ये 2 सोर्सेस हैं किसके, प्रोटीन के। क्लियर, किसके सोर्स है, प्रोटीन के। ये प्रोटीन की डाइट हर एवरेज डाइट बन गई किसकी, एनिमल्स की भी। सो यानी कि दे एनहेंस देयर फिजिकल कैपेसिटी टू द प्रोटीन डाइट विच इज दे कल्टिवेटेड इन देयर फार्म, यानी उनकी अब कैपेसिटी भी बढ़ गई। क्लियर। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल चेंजेस, cost to the lots of money, peasant did not have enough money to set up the water mills or wind mills। इसके अलावा वहां पर एक और था कि अब विंड मिल्स और वाटर मिल्स लगाने के लिए हर किसी के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा कि सच आ एक्सपेंडिंग arable land, so they switched also 3-fold rotation of crop and set up a large forges for the smithies in the village, where iron taped floor horseshoes were made and the repaired cheaply। अब ये सारी चीजें एक नए बिजनेस में कन्वर्ट हो गई, कि यानी कि देखिए नए
प्लॉट फील्ड बनाए जाने लगे, हल जोतने के नए तरीके होने लगे जो आयरन के होते थे। पहले ये लकड़ी के थे, अब किस में कन्वर्ट हो गए, आयरन में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा जो मेथड ऑफ हार्नेसिंग था प्लग्स का वो इम्प्रूव हो गया, बिकॉज वो नेक हार्नेस था, अब वो शोल्डर हार्नेस हो गया। हॉर्स के लिए जो हॉर्स शूज थे पहले वो नहीं होते थे, अब एक नया बिजनेस शुरू हो गया जहाँ पर हॉर्स शूज बनाए जाते थे और उनको इम्प्रूव किया जा सकता था। एंड द यूज ऑफ विंड मिल्स एंड द वाटर एनर्जी मिल्स की, जिससे एनर्जी को बढ़ाया जाए और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जाए। So there are many kind of change we have seen in that time, but a greatest change आया in the 11th century. So what kind of change we have seen? That is a greatest change. Clear? So what kind of change? From the 11th century, the personal bonds of the had been basis of feudalism was weakened. Which century? 11th century. Feudalism was weak, यानी कि फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे वीकनिंग हो रहा था। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वीकनिंग। वीकनिंग यानी कमजोर पड़ रहा था। क्यों कमजोर पड़ रहा था, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी होगा तैयार। 144 का थर्ड जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फ्यूडलिज्म वाज। तो यहाँ हमें रीजंस फाइंड आउट करना है। रीजंस बिहाइंड इन 11th सेंचुरी फ्यूडलिज्म वाज वीकनिंग। फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा वीक हो रहा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या रीजन थे। तो सबसे पहला रीजन क्या रीजन रहा होगा, दैट इज कि द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस वर बिकमिंग मोर एंड मोर मनी बेस्ड। यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस मतलब चेंज करना, यानी मनी का लेन देन करना, उसको कहते हैं ट्रांजेक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस वर बिकमिंग मोर एंड मोर मनी बेस्ड। सेकेंड, यानी कि जो चेंज का एक तरीका था, यानी कि पहले लैंड ऑनर की हम उस पर लेबर करते थे, पीजेंट्स जो नोबल्स थे उनकी उस पर लैंड पर काम करते थे, तो बदले में उनको सर्विस देनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी। अब वो सेवा नहीं रही, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, दैट इज कन्वर्ट इनटू द मोर एंड मोर मनी बेस्ड। क्लियर? सो लॉर्ड फाउंड इट द कन्वीनियंस, यानी कि लॉर्ड ने भी क्या फाउंड किया, इट इज कन्वीनियंस टू आस्क फॉर द रेंट इन कैश नॉट इन सर्विस। लॉर्ड के लिए भी क्या इजी हो गया, लॉर्ड फाउंड दैट लैंड रेंट इन कैश। क्या पाया उन्होंने कि जो लैंड का रेंट है वो इन कैश होना चाहिए, नॉट इन सर्विस, नॉट इन सर्विस। यानी अब उनको पैसा मिलने लग गया तो उनको ये अच्छा लगने लग गया, उनको सर्विस नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए। थर्ड क्या हुआ कि कल्टीवेटर्स यानी कि जो फार्मर्स होते थे, यानी जो क्रॉप ग्रो करते थे, कल्टीवेटर्स वर सेलिंग देयर क्रॉप। यानी अब उन्होंने अपनी क्रॉप को देखिए कहाँ बेचना शुरू कर दिया, यानी कि द कल्टीवेटर्स वर सेलिंग देयर क्रॉप फॉर मनी, क्रॉप फॉर मनी। यानी अब जो कल्टीवेटर्स है वो भी अपनी क्रॉप को मनी के लिए बेच रहे हैं, सर्विस के लिए नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि वो जब क्रॉप बेचेंगे तो बदले में क्या मिलेगी, उनको मनी मिलेगी। क्लियर? तो इस तरीके से इंस्टीड द एक्सचेंजिंग दैम फॉर अदर गुड्स, कि बदले में उनको कोई दूसरा सामान मिले, इसके बदले उन्होंने मनी को ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया था। क्लियर? एंड इसके अलावा एक और चेंजेस आया था, दैट इज कि द ट्रेडर वुड यूज सच गुड्स फॉर सोल्ड इन द टाउन्स। ट्रेडर्स भी क्या करते थे, इन सामानों को टाउन्स में सेल करना पसंद करते थे, यानी कि ट्रेडर्स यानी व्यापारी, ट्रेडर्स वांट टू
their goods, to sell their goods in the towns. यानी कि अब वो टाउन्स का मतलब यहाँ पर मार्केट है कि वो मार्केट में बेचना पसंद करने लग गए, यानी कि जो ट्रेडर्स थे अपने सामान को मार्केट में बेचना पसंद करने लग गए. एंड दिस इंक्रीज द यूज ऑफ मनी बिगेन टू इन्फ्लुएंस प्राइस. इससे यूज ऑफ मनी, पैसे का ज्यादा प्रचलन बढ़ गया था, यानी कि यूज ऑफ मनी से बिगेन टू इन्फ्लुएंस प्राइस, बिगेन टू इन्फ्लुएंस प्राइस. अब यानी जो प्राइस है उसकी कीमत बढ़ने लग गई. क्लियर. एंड द विच बिकम अ हायर इन द पुअर हार्वेस्ट, which become the higher in time the poor harvest in England. For instance, agriculture's price double between 1270 and 1320. और इससे क्या होगा कि जो प्राइस की रेट है वो डबल हो गई. प्राइस रेट वॉज डबल, जो रेट है वो डबल होती चली गई, यानी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स थे उनकी जो प्राइस है वो डबल होती चली गई. 1270 यानी कि 1270, याद रखना है आपको कब, 1270 एंड 1320, 1320 में. क्लियर. और इस तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया. क्लियर. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट्स डेवलप होने लग गए. जब मार्केट डेवलप होने लग गए तो एक नई क्लास, एक नया ऑर्डर और निकल के आया था जिसको मैंने आपको बताया था, दैट इज द फोर्थ ऑर्डर. दैट इज द फोर्थ ऑर्डर. और वो फोर्थ ऑर्डर किसके थ्रू आया, थ्रू दिस सिस्टम. क्लियर. तो ये तो पीजेंट की सिचुएशन थी. आफ्टर द पीजेंट सिचुएशन एक नया डेवलपमेंट हुआ, और वो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ वो भी हम देखते हैं. फोर्थ ऑर्डर. देखिए एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या चीज इंक्रीज हुई है. अगर एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ है तो क्या क्या बढ़ा है. सबसे पहला पॉपुलेशन, सेकंड ट्रेड, पॉपुलेशन बढ़ी है, ट्रेड बढ़ा है और टाउन्स भी बढ़े हैं. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर होगा कि फोर्थ ऑर्डर कैसे बना, यानी कि जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है तो क्या क्या चीजें बढ़ती हैं. ट्रेड बढ़ता है, टाउन्स बढ़ते हैं और पॉपुलेशन बढ़ती है. एक डेटा दिया हुआ देखिए 42 मिलियंस. 42 मिलियंस का मतलब 42 लाख. कब दिए हुए, 1000 सेंचुरी है, ये ईयर है. ठीक है, 1000 में. इसके अलावा 62 मिलियन हो गए हैं. 62 मिलियन कब हो गए हैं, कौन से ईयर का डेटा दिया हुआ है, दैट इज इन द 1200, 1200 में, सन 1200 में. अब देखिए पॉपुलेशन कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है. 73 मिलियन, 73 मिलियन 1300 में. देखिए कितने जल्दी जल्दी यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं. क्लियर. सो ये सब किसके लिए, ये सब इसके लिए कि जब हमारा एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है. सो लेट्स कम टू द फाइनल क्वेश्चन कि हाउ द मार्केट वाज डेवलप इन इंग्लैंड. कि टाउन्स वाज द रोमन एम्पायर बिकम अ deserted the rules by fall, but the 11th century the agriculture increase become able to sustain higher level of population. Towns grow again. Peasant who had surplus ground to sell needed peasant, they could set up selling centers, why they could be marketing centers which gradually develop. और इस तरीके से धीरे धीरे मार्केट्स डेवलप होते चले गए. सो यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन होगा, हाउ डिड द मार्केट was developed. मार्केट कैसे डेवलप्ड हुए हैं. तो ये हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है कि जैसे जैसे टाउन डेवलप हुए हैं वैसे वैसे मार्केट्स भी डेवलप होते चले गए. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स एंड द मार्केटिंग सेंटर्स. धीरे धीरे फेयर्स होने, मेले लगने लगे, मार्केटिंग सेंटर्स बन गए, चर्च, रोड्स, मर्चेंट्स, बिल्ड शॉप्स, होम्स बनने लगे, ऑफिसेज बनने लगे. और इस तरीके से एक बहुत बड़ा एरिया जो पहले केवल और केवल कल्टीवेशन के लिए जाना जाता था, एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया, मार्केट बन गया. क्लियर. इन सेकेंड पैराग्राफ वी विल सी कि इन टाउन्स द इंस्टीड ऑफ सर्विसेज पीपल पे टैक्स फॉर द लॉर्ड्स. जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन्स हैं वो लॉर्ड को
बजाय सर्विस देने के अब टैक्स देना पसंद करने लग गए। क्लियर? सो टाउन में एयर मेक्स फ्री, यानी कि अब टाउन में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, पॉपुलेशन होगी, तो वहां की एयर पॉपुलेटेड होने लग गई। तो एक तरीके से एयर फ्री करना चाहिए। क्यों एयर फ्री? इन द सेंस कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मैनी जो पर्सन हैं यानी सर्व्स हैं, कार्विंग टू द विदाउट हेड लॉर्ड डिस्कवरिंग देम ही वुड बिकम अ फ्री मैन। मैनी पीपल इन टाउन वर फ्री पेजेंट्स टू escaped serfs who provided the unskilled labor. Shopkeepers, merchants were numerous. यानी अब जो सर्व्स थे वो जो काम करते थे लैंड्स के, अब वो बिल्कुल फ्री हो गए थे। अब वो ऐसा काम कर सकते थे जिनमें किसी स्किल की जरूरत नहीं थी, यानी वो अनस्किल्ड लेबर कर सकते थे। सो इस बेसिस पर एक और चीज डेवलप हुई, दैट इज द गुड्स। गुड्स, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, हु वर गुड्स। गुड्स कौन थे, यानी हु वर गुड्स एंड व्हाट वाज देयर वर्क, और उनका क्या काम होता था। तो सेकंड पैराग्राफ में हम देखेंगे, द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द बेस ऑफ द गिल्ड। ईच क्राफ्ट और द इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज इनटू द गिल्ड्स एंड एसोसिएशंस ऑफ द कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या करते थे? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करते थे। इट्स प्राइस और इट्स सेल, इसकी प्राइस और सेल को भी चेक करते थे। द गुल्ड हॉल वॉज अ फीचर फॉर एवरी टाइम, यानी कि गुल्ड्स हर टाइम टाउन के लिए कंपल्सरी था। इट वॉज बिल्डिंग फॉर द सेरेमोनियल फंक्शन एंड वेयर द हेड्स ऑफ ऑल गुल्ड्स मेट फॉर्मली। एक सेरेमनी होती थी जहां पर सारे गुल्ड्स एक साथ मिलते थे। यानी कि अब ट्रेड बढ़ने लग गया तो उन्होंने गुल्ड्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। द गार्ड्स पेट्रोल बाय द वॉल एंड द म्यूजिशियंस वर कॉल्ड टू प्ले, यानी कि एक तरीके से वो अब म्यूजिशियंस बन गए थे, मौज मस्ती करने लग गए थे जो गिल्ड्स हैं। So by the 11th century, the new trade routes with the West Asia were developing. That is the Scandinavian merchants who were sailing from North Sea to exchange the furs and the hunting hawks and the claws. अब ये इनका जो ट्रेड है वो एशियन कंट्रीज की साइड बढ़ने लगे, यानी कि कहाँ मूव हो गया? फ्रॉम यूरोप टू एशिया, एशियन कंट्रीज की तरफ बढ़ने लग गया। किस किस का? बेसिकली देखिए यहाँ पर देखो, फर्स एंड हंटिंग हॉक्स एंड द क्लॉज। इसके अलावा इंग्लिश ट्रेडर्स कम टू सेल टिन इन द फ्रांस बाय द 12th century. The commerce and the crafts began to grow. Earlier craftsmen or travel to manor. Now they found too easier to settle their place for their goods. Could be the producted and the traded for the food. कि किस तरीके से अब उन्होंने जो एक फूड के लिए किया था अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया एज अ ट्रेड एक्टिविटी। एज अ नंबर ऑफ टाउन्स ग्रू, यानी कि बहुत सारे टाउन्स ग्रू हो गए, ट्रेड सेंटर्स बन गए एंड ट्रेड कंटिन्यू टू एक्सपैंड, और ट्रेड डेवलप हो गया। क्लियर? द टाउन मर्चेंट्स बिकम द मोर पावरफुल रिबेल्ड द पावर ऑफ नोबिलिटी। अब देखिए एक और चेंज आया, अब जो ट्रेडर्स थे, यानी कि जो ट्रेडर्स थे वो क्या बन गए? मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल बन गए एज कंपेरेटिवली नोबल्स, जो कौन थे? लैंड ऑनर थे। देखिए कितना बड़ा चेंज आया है। सो रिमेंबर दिस इज द ग्रेटेस्ट चेंज कैन बी सीन इन द कंडीशन चेंज इन टू द इंग्लैंड, और अब इंग्लैंड एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा ट्रेड सेंटर बन गया है। सो व्हाट हाउ इट इज पॉसिबल? It is possible through the trade activity. Clear, students? So this is the scenario which is related to the England. Clear? So in this segments कि आपको अभी फोर्थ ऑर्डर समझ में आ गया होगा। फोर्थ ऑर्डर कौन सा बन गया? फोर्थ ऑर्डर बन गया है ट्रेडर्स का, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जो तैयार हो रहा है ट्रेड एक्टिविटीज से। और ये जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो इतनी ज्यादा एक्सपेंडेड हो गई थी इंग्लैंड में कि दे ओवरलैप्ड ऑल द इंग्लैंड एरिया, नॉट ओवर द इंग्लैंड, दे कैप्चर्ड ऑन द यूरोप। सो दे एक्सपेंड देयर ट्रेड इन द एशियन कंट्रीज एंड अदर पार्ट, दे हैव सेट देयर कॉलोनीज इन द अदर पार्ट ड्यू टू द ट्रेड। के एक जो छोटे से पीजेंट्स थे जो अपने लैंड ऑनर के यानी कि नोबल्स के यहाँ एज अ सर्व्स काम करते थे, नौकरी करते थे, गुलाम थे, दास थे, आफ्टर दैट दे हैव एनहेंस्ड देयर एक्टिविटी। So it is possible through the trade. Clear? So in this segment there is a many of question I will give in your home assignment.
and do your question properly. If any problem, so we will solve in the live class. Okay student, so take it carefully and read it carefully. Okay students, take care. Goodbye.